संजीत कुमार, आप सभी को फ्यूचर्स जॉन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो पहला पार्ट है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक करके हम लोग अच्छा से समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा द रिएक्शन इन विच, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक है, अगर कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ओनली वन प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से आप समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो द रिएक्शन इन विच मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर सबस्टांस टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड, प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करता है, तो हम लोग उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए C+O2 बनेगा CO, ठीक है ना। H2+O2, H2+O2 बनेगा H2। आप ध्यान देकर समझिए, हमें दो और मोर, ठीक है, कभी कभी दो चाहिए, कभी कभी दो से ज़्यादा चाहिए। तो हमने एक कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद कर दिया, जला दिया, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, हमें मिला H2O। तो इस तरह से जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके हमें सिंगल कंपाउंड्स क्रिएट करके देंगे, हमें सिंगल कंपाउंड्स फॉर्म करके देंगे, तो हम समझेंगे भैया कि ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे एक और देख लीजिए, Na+Cl2, Na+Cl2 क्या बनेगा, NaCl। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, एक Na है और एक Cl है। जब दोनों को हमने मिला दिया तो बना NaCl सोडियम कार्बाइड। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट एक सिंगल कंपाउंड आपको फॉर्म करके देगा, उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा समझिए, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना उसको हम लोग दो या दो से अधिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन मान लीजिए टू एलिमेंट्स का हो रहा है, कॉम्बिनेशन मान लीजिए टू एलिमेंट्स का हो रहा है, ठीक है। कभी कभी कॉम्बिनेशन एलिमेंट प्लस कंपाउंड का हो रहा है, ठीक है। कभी कभी कॉम्बिनेशन जो है वो मान लीजिए कि टू कंपाउंड का हो रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम दो एलिमेंट्स ही लेंगे, ठीक है, दो कंपाउंडों ले सकते हैं। कभी कभी हम लोग एक कंपाउंड एक एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे आप देखिए NH4+HCl, देखिए इसमें दो कंपाउंड है, ध्यान देकर के देखिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो NH4+HCl को आप जैसे ही कंबाइन करवाएंगे वो बनेगा NH4 नहीं, सॉरी, NH3+HCl को आप जैसे ही कंबाइन करवाएंगे बनेगा NH4Cl,
ठीक है। तो इसमें देखिए दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होने के बाद हमें एक सिंगल कंपाउंड प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से घबराना नहीं है आपको। कभी कभी आपको क्या है कि दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड और एक एलिमेंट्स लेगा, जैसे देखिए CO प्लस O2, ठीक है। तो CO प्लस O2 को मिलाएंगे तो बनेगा CO2, एक कंपाउंड हुआ एलिमेंट हुआ। इसे हम लोग तीन टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन में ये लिख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होगा, जैसे देखिए इन सब में दो एलिमेंट्स कंबाइन हुआ है और हमें प्रोड्यूस करके एक सिंगल कंपाउंड दिया है। कभी आपसे पूछेगा एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड, देखिए एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड है, यहाँ पर H2 प्लस OH भी लिख सकते हैं, आपको करके मिलेगा H2। तो ये वाला पार्ट्स कंपाउंड का पार्ट्स हो गया और ये वाला पार्ट्स जो है एलिमेंट्स का पार्ट हो गया। कभी कभी आपको मिलेगा टू कंपाउंड्स, मतलब दोनों कंपाउंड ही रहेगा, समझ गए, दोनों कंपाउंड रहेगा। तो इस तरह के जो रिएक्शंस मिलेंगे आपको, उसको भी हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कंटिन्यू CO2 फॉलो कर दीजिए, कंटिन्यू CO2 उसमें जारी रखिए तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये भी जो रिएक्शंस है ना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड हमें जब कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड प्रोड्यूस करके देगा तो हम समझेंगे कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो दूसरा टाइप्स है ना उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसको बढ़िया से समझिए, ये आखिर क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन में था कि दो या दो से अधिक मोल एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड प्रोड्यूस करता था, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन को हटा के हम लोग डिकम्पोजिशन लिख देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत अच्छा, इसमें देखिए क्या होगा, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन, ठीक है। इसमें जो कंपाउंड है ना वो ब्रोकन डाउन होगा, ठीक है, इनटू टू और मोर कंपाउंड में, इनटू टू और मोर, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर होगा कंपाउंड broken down into एक ही में है into two or more simpler compound और सबस्टांस। कोई दिक्कत तो है नहीं आपको? सेम चीज है, सबस्टांस या कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने की बात है। द रिएक्शन इन विच, वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू, एक कंपाउंड आपका ब्रेक कर जाएगा, मतलब वन रिएक्टेंट जो है ना आपको ब्रेक करके टू और मोर कंपाउंड क्रिएट करके देगा, टू और मोर कंपाउंड फॉर्म करके देगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप समझिए, ठीक है, आपके पास CaCO3 है, आपने इसे हीट कर दिया, ठीक है। CaCO3 को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे भाई, देखिए क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। आपके पास जो रिएक्टेंट था वो सिंगल, देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट था हमारे पास। हम लोग जैसे ही इसको रिएक्ट करवाया CaO प्लस CO2 बना, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड ब्रोकन डाउन होकर के टू और मोर प्रोडक्ट का निर्माण करके हम लोग दिया, यानी टू और मोर सिंपलर सबस्टांस बना के हम लोग को दिया। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम लोग बोलते
हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए PbNO3 है, ठीक है, ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका ब्रेक होने के बाद PbO प्लस NO2, अच्छा लिस्ट रिएक्टिविटी Pb का है तो कुछ ऑक्सीजन जो है ना इन्होंने रिलीज कर दिया तो O2 बना, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देके देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, लीड नाइट्रेट इसको बोलते हैं हम लोग। लीड नाइट्रेट जब ब्रेक क्या बना PbO प्लस NO2 प्लस O2, आपके पास सिंगल रिएक्टेंट था, ध्यान देके देखिए, और जब आपने इसे केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस में लाया, जैसे केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस में आया एक PbO प्लस NO2 प्लस O2 क्रिएट करके आया, मतलब एक सिंगल कंपाउंड ब्रोकन डाउन के बाद आपको टू और मोर सिंपलर कंपाउंड या सिमिलर सब्सटेंस क्रिएट करके दिया। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होंगे ना उसे भैया हम क्या बोलेंगे, सीधे इसीलिए उसे बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब आपको समझना है इसका जो डायफ्रेम है, फ्रेम है, वो ऐसा रहेगा कि आपके पास कोई XY कंपाउंड रहेगा, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा एक पार्ट आपका X मिल जाएगा और एक पार्ट आपका Y मिल जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट पे आपको समीकरण के लाके फ्रेमिंग कर देना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में कौन सा इक्वेशन बन के हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, Na2CO3 को आप ब्रेक करेंगे तो बनाएगा Na2O प्लस CO2, सिंगल रिएक्टेंट था आपके पास, आपने केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में डाला, ये सिंगल जो कंपाउंड था वो ब्रेक यानी ब्रोकन डाउन हो गए, टू सिंपलर सब्सटेंस आपको मिला, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जो भी रिएक्शंस आपके किताब में हैं उनके जो टाइप्स के नाम हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाला जो पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद वाला जो पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अलग अलग कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे डिकम्पोजिशन होता किस किस कारण से, ठीक है, यानी हम लोग एक सिंगल कंपाउंड को किस किस प्रोसेस से केमिस्ट्री में हम लोग ब्रेक करके टू और मोर कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस इस बातों को जानना है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जिनके इक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं, समझिए बढ़िया से, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, भैया बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, अच्छा बहुत इजी चीज है, कोई टफ नहीं है। डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, तो हमने क्या बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, आप सिंपल फॉर्मूल से आयोनिक कंपाउंड मान सकते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं तो वे जो कंपाउंड है ना टू पोलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है, यानी टू फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो ये जो ब्रेक करने की प्रोसेस है, ठीक है, हम इन्हीं ही डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। मतलब हम जो डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिक पास करने के बाद करवा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक के माध्यम से किसी केमिकल कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे आपने NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर दिया, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया आपने NaCl मिला, ठीक है। अब एक कभी कभी पॉजिटिव फॉर्म में, एक कभी कभी नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। आप इसको कंसल्टिंग फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो Na प्लस और Cl प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए बैलेंस नहीं रहा है, बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा के सब जगह बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो भी इक्वेशंस आएंगे, ठीक है, जो आपको इक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ब्रेकडाउन आपको मिलेगा, तो आप समझेंगे कि उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। सिंपल था, जैसे आपने वाटर में देखिए, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दीजिए, आपको H प्लस OH मिलेगा। कभी कभी इसी को लिखा जाता है H2 प्लस O2 मिलेगा। सिंपल एक ही चीज़ है, तो अलग अलग चीज़ें नहीं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि जब किसी भी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं, तो वो जो केमिकल कंपाउंड है 2 पार्ट्स में या 2 और मोर पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया? अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? फोटो का मतलब यहाँ पर पिक्चर में समझिएगा, फोटो का मतलब यहाँ पर लाइट से रिलेशन, ठीक है। देखिए फोटोकेमिकल, ठीक है ना, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। कोई बड़ी चीज है नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अगर हम धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, ठीक है, तो वो कंपाउंड अपने आप टू सिंपलर सबस्टांस में ब्रेक हो जाएगा। टू सिंपलर यानी दो, कभी-कभी दो से अधिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड हैं, इस तरह के जो भी कंपाउंड रिएक्शन करके टू पार्ट्स में अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आप समझिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है क्या? जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दिया, ठीक है, AgCl होता है, AgCl को आपने धूप में रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप इसको धूप में रखेंगे ना, ये जो है सिल्वर क्लोराइड 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, AgCl, ठीक है। ब्रेक करना ही यानी 2 या 2 से अधिक सिंपलर सबस्टांस बन के मिलना ही केमिकल रिएक्शन हम लोग को डिकम्पोजिशन कहलाता है। बट प्रोसेस अलग अलग है। कहीं पे डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक के माध्यम से हो रहा है, हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक बोल रहे हैं। कहीं पे डिकम्पोजिशन जो है ना फोटोकेमिकल के माध्यम से हो रहा है, तो उसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि वो जो 2 और मोर सबस्टांस हमको सिंगल कंपाउंड से मिल रहा है, वो किस प्रोसेस से मिल रहा है, उसी प्रोसेस को अलग अलग करके हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने AgCl को धूप में रखा, Ag प्लस Cl को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से बैलेंस हो गया टोटल चीज, ठीक है। अगर आप इसी तरह से AgBr को, ठीक है, AgBr को हम लोग धूप में रख देंगे तो Ag प्लस क्या मिलेगा, Br। एक सिंगल कंपाउंड सनलाइट में रखने के बाद ब्रेक करके 2 और मोर सिंपलर सबस्टांस बना के हमको दे रहा है, तो बस इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ गए, डिकम्पोजिशन समझ गए हम लोग। अब हम लोग थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में हम लोग को थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इस पर भी बारीकी से आप ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इसे 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। एक क्या है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, या इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है आपको किसी एलिमेंट के बदले किसी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप समझिए आपके भारतीय टीम में अगर कोई प्लेयर क्रिकेट कैप्टन है तो कंपलसरी उसको 11 प्लेयर रखने, ठीक है। अब कोई प्लेयर जो खेले उसको फिर से बाहर जाना पड़ेगा, तो जरूरी थोड़ी है कि अब 10 ही प्लेयर क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे ना, तो उन 11 प्लेयर को वापस 11 करने के लिए 10 से एक प्लेयर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उनको हम लोग प्रतिस्थापित कर दिया और उनके बदले में दूसरे एलिमेंट को, दूसरे खिलाड़ी को ला दिए। बस वही कर रहा है, आपको किसी एक कंपाउंड से एक एलिमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेस्ड कर देना है और उस एलिमेंट की जगह पे आपको दूसरा एलिमेंट ला के रखना कंपल्सरी है, तो हम उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट से, ठीक है, रिएक्शन
या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप बारीकी से समझिए, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा, ठीक है। काम क्या करना होगा ना, कि आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बस ये है, हम एक कोड आपको सिखा देते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, ठीक है। फी मतलब एफी, फीका पकाता है। फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉपर Ag, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है, इससे आपका काम चल जाएगा। देखिए, के से केदार, नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा जिसकी रिएक्टिविटी डिस्प्लेस होने वाले एलिमेंट से ज्यादा। अब आप समझिए, कभी भी पोटासियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ना सोडियम कभी कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है। ये जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, याद रखना है आपको। ये घट रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कभी भी हाइड्रोजन सीयू जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन सीयू को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल एलिमेंट ही सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। याद रखना है, किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को दूसरा एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा। अब डिस्प्लेस करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी डिस्प्लेस्ड करने वाले से कम होना चाहिए, यानी जो डिस्प्लेस्ड कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका सही होगा। जैसे आप समझिए, हम आपको एक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन में ये है कि CuSO4 को हम लोग Zn से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब आप सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे, होगा रिएक्शन नहीं होगा, ना भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है। लेकिन देखिए Zn यहाँ पर है और Cu यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि Zn की रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना Cu से ज़्यादा है, यानी Zn इजीली Cu को डिस्प्लेस कर सकता है। आप बताइए, Cu को Zn डिस्प्लेस कर देगा तो SO4 जो है ना वो किसके साथ जाएगा? Zn के साथ जाएगा, मतलब बनेगा ZnSO4 और ये जो Cu है ना बेचारा सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब कि ये थोड़ा बाहर हो गया थोड़ा देर के लिए। तो हम लोग इसको Cu को ऐसे लिख देंगे। आपको हमने केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था कि प्रेसिपिटेट होता है, मतलब जो चीज़ हमें गैस में नहीं मिलती है, ठीक है, वो हमें पीपीटी में मिलती है। तो बस भैया ये जो आपका Cu है ना वो पीपीटी में मिला है, तो हम लोग सिंबल ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की चीज समझ में आ गया। अब आप एक चीज और देख लीजिए, Fe+CuSO4, समझिए इसको, बहुत ही चीज। अब आप पहले चेक कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज को कि भाई Cu जो है ना, Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस करेगा। अब Fe का रिएक्टिविटी Cu से ज़्यादा होना चाहिए तभी तो डिस्प्लेस करेगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लो, Fe यहाँ पर लिखा हुआ है और Cu यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब Fe के बाद सीवेज का मतलब Fe की रिएक्टिविटी Cu से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादा है, यानी इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। अब आप देखिए, ध्यान रखिए, Fe जो है ना Cu को डिस्प्लेस करेगा। अब जो SO4 बेचारा है ना वो किसके साथ कमाई करेगा SO4 के साथ, तो बनेगा FeSO4, दोनों का वैलेंसी दो है, कट गया कोई दिक्कत नहीं, और प्लस कौन बच जाएगा? Cu बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो रिएक्शंस हमें मिलेंगे, ठीक है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि सिंगल एलिमेंट का अगर एटम डिस्प्लेस हो रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर डबल एलिमेंट का एटम अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए,
HCl प्लस, ठीक है, Na। अब आप देखिए सबसे पहले रिएक्टिविटी स्टेज के वगैरह डालिए, Na H को डिस्प्लेस्ड करेगा कि नहीं। अब Na डिस्प्लेस्ड H को तभी कर सकता है जब Na की रिएक्टिविटी जो है ना H से ज़्यादा होना चाहिए, यानी Na ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए H से। चेक कर लीजिए, H यहाँ है और Na यहाँ है, जाहिर सी बात है Na की जो रिएक्टिविटी है वो H से बहुत ज़्यादा है। अब देखिए तो Na जो है ना वो H को क्या कर देगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा। ये चाहे जो Cl है ना वो Na के साथ, तो क्या बनेगा NaCl अब प्लस H2, ऐसा तो गैस के फॉर्म में कोई दिक्कत तो है नहीं हमको। तो इस तरह से हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। फिर पूछेगा रिएक्शन क्या है, इन रिएक्शन, ठीक है ना, क्या था रिएक्शन इन विच, ठीक है, मोस्टली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लो रिएक्टिव एलिमेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अगर कोई हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट वाला मेटल या एटम किसी लो रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस्ड करके एक अलग केमिकल रिएक्शन हम लोग को बना के दे रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, लेकिन सिंगल फॉर्म, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी इसमें आपको हाई लो, ठीक है, कभी कभी मीडियम, तीन तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो आप समझिए, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो तरह से समझिए, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कंपाउंड के दोनों सेम नेचर वाला एलिमेंट जो है ना अनदर नेचर वाले एलिमेंट से रिएक्शन, बढ़िया से समझिए, ठीक है। इसे हम दो तरीका से समझाएंगे, इजीली कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड Ab है और हमारे पास दूसरा कंपाउंड XY है, ठीक है। अब मान लीजिए कि A और X का नेचर सेम है, समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब A दोनों हो सके मेटल है और A दोनों हो सके कंपाउंड है या नॉन मेटल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो A जो है ना X को डिस्प्लेस्ड करेगा और X जो है वो A को डिस्प्लेस्ड करेगा, समझिए बढ़िया से, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। A किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, X को, और X किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, A को। मतलब इसका जो A वाला पार्ट है वो Y से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और इसका जो X वाला पार्ट है वो B से रिएक्शन कर लेगा। तो आपको नेक्स्ट जो कंपाउंड मिलके बनेगा भैया, A किससे रिएक्शन किया, Y से। हमने क्या बोला, A किसको डिस्प्लेस करेगा, X को। तो भैया पहले Y किसके साथ था, X के साथ, अब तो डिस्प्लेस हो गया X, तो अब Y किसके साथ जाएगा, A के साथ, ठीक है। अच्छा इसका पार्ट जो B है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा X और B, क्योंकि अब जो है ना X बेचारा यहाँ आ गया है B के पास। बस इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझिए सिंपल, ठीक है। होता क्या है इसमें, ठीक है ना, देखिए होता क्या है इसमें, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और आप ले लीजिए कि अगर इधर एलिमेंट XY है और इधर AB, हमने क्या बताया, X A को डिस्प्लेस्ड कर देगा, ठीक है। तो X A को जैसे ही डिस्प्लेस्ड कर देगा तो A बनाएगा XB, मतलब ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला बनाएगा A। बहुत ईजी है। अब देखिए हम लोग एलिमेंट का किस समझते हैं, दूसरा उपाय ये है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाने वाला है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लगभग एलिमेंट जो है ना वो आयोनिक कंपाउंड होता है, तो आप पहले उसे आयन में ब्रेक कर देंगे। जैसे वो एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है NaCl को हम लोग AgNO3 से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ही रिएक्शन होगा डालते हैं, हमने क्या बताया, Na किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, H, ठीक है। क्या बताइए Na किसकी जगह पे आ जाएगा, H के जगह पे। तो Na किससे रिएक्शन करेगा, NO3 से, तो क्या बनाएगा NaNO3 प्लस। अब बताइए जब Na Ag की जगह पे आ गया तो Ag किसकी जगह पे चल जाएगा, Na की जगह पे चल जाएगा, सिंपल सा बात है।
ठीक है, तो क्या बनेगा AgCl, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे कि ए वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस, ए वाला पार्ट इतना, और फिर लिखेंगे प्लस Ag प्लस और NO3 माइनस, बस सिंपल है। अब क्या करेंगे कि पहले वाले प्लस कंपाउंड के पार्ट्स को, यानी पहले वाले कंपाउंड के प्लस पार्ट्स को दूसरे वाले कंपाउंड के माइनस, ठीक है ना, यानी दूसरे वाले पार्ट्स में जो माइनस चार्ज रखे हुए कंपाउंड है उससे रिएक्शन करवा देंगे। इसमें देखिए प्लस इसका है और इसमें देखिए माइनस इसका है, तो Na जो है ना NO3 से रिएक्शन करेगा, बनाएगा NaNO3। अब रेस्ट क्या बचा, इसका प्लस और इसका माइनस, तो AgCl। सिंपल है, आप किसी तरह से समझ सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और दूसरा जो है ना वो पहले वाले की जगह पे वापस आ जाएगा। इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें टू एलिमेंट्स की होती है, टू एलिमेंट्स के एटम की होती है, इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, एक है BaCl2 प्लस Na2SO, बढ़िया से समझिए, ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट इसके पहले पार्ट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी Ba जो है ना Na की जगह आ जाएगा और Na जो है वो Ba की जगह आ जाएगा, मतलब Na जो है ना अपना जगह यहाँ फिक्स कर लेगा, यानी Na किससे रिएक्शन करेगा Cl से, तो क्या हो जाएगा NaCl, तो दिक्कत नहीं। अब बताइए जब Na बेचारा Cl Ba की जगह पे आ गया है तो अब जाहिर सी बात है कि Ba को बैठने का तो कोई जगह है नहीं, ये जो Ba है ना वो किसके पास चला जाएगा SO4 के साथ चला जाएगा, तो क्या बताएगा बताइए BaSO4 दोनों का वैलेंसी दो है बन जाएगा, यानी BaSO सिंपल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद रखना है कि टू एटम को हम लोग को डिस्प्लेस करवाना है, जो जिसको डिस्प्लेस करेगा वो जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वापस उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से जो हमें रिएक्शंस मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रेसिपिटेशन कब मिलेगा तो आपको याद रखना है, एक्वस सॉल्यूशन कब मिलेगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। देखिए ये जो रेडॉक्स वर्ड है ना वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, ध्यान देंगे, रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों। तो आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब, समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और है, ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब होगा वो देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन, ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन समझ लीजिए, वो जो है ना वो आयन, ठीक है, इसी को कभी कभी लोग, ठीक है, और H जो है ना वो रिमूव होगा, कभी कभी उसको ठीक है। ऑक्सीडेशन में वो ऐड होगा, गेन होगा, दिक्कत नहीं, H रिमूव होगा, दिक्कत नहीं। अब देखिए रिडक्शन, रिडक्शन में O ना रिमूव होगा और H जो है ऐड होगा, या इसको गेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, बढ़िया समझिए, ठीक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में आपको O ऐड होता हुआ दिखाए या H रिलीज होता हुआ दिखाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में आपको O रिमूव होता हुआ दिखाए और H ऐड होता हुआ दिखाए तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब अगर आपको किसी रिएक्शन में H ऐड होता हुआ या O रिमूव होता हुआ, ठीक है,
या H ऐड होता हुआ और H रिमूव होता हुआ दोनों दिखाई, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, बस रेडॉक्स बन गया। देखिए रे प्लस डॉक्स, रे से रिडक्शन हुआ और डॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है रेडॉक्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? द केमिकल रिएक्शन इन बीच, ठीक है, आइदर बी ऑक्सीजन गेन और H लॉस, या तो हाइड्रोजन लॉस होगा और या तो ऑक्सीजन गेन। अगर ये दोनों प्रोसेस हमको होता हुआ या दोनों में से कोई एक होता हुआ दिखाई दे तो हम इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे भैया? सीधे सीधे बोलेंगे ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लीजिए कैसे होगा। अब मान लीजिए C+, आप देखिए क्या होगा CO2। आप यहाँ पर विचार करिए जरा, विचार ये करिए कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन C के साथ ऐड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब मान लीजिए HCl में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कीजिए, Cl मिलेगा, ठीक है, या सीधे सीधे लिख लीजिए H+Cl। अब आप देखिए यहाँ से H क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो सॉरी गेन नहीं, रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो जैसे ही किसी केमिकल कंपाउंड में H रिमूव, ऑक्सीडेशन, वो गेन होगा ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन, इसके जस्ट रिडक्शन में कहा जाता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमें H ऐड होता हुआ दिखाई, ठीक है ना, N होता हुआ दिखाई या ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखाई, सीधा सीधा बोलेंगे रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ऐसे देखेंगे उसका एग्जाम्पल, H+O2 सॉरी H2+O2 H2O बना। H यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा रिडक्शन देगा। ठीक है, अब देखिए Cu+H2 क्या बनाएगा? Cu+H2। देखिए यहाँ पर O जो है ना Cu से गेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, Cu से रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब वो रिलीज हो या H ऐड हो, दोनों प्रोसेस यहाँ पर देखिए, और रिमूव हो या रिलीज हो या H ऐड हो गेन हो, इन दोनों प्रोसेस आपको कहीं मिल जाए, इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। कहीं कहीं आपको रिडॉक्स मिल सकता है तो आप रिडॉक्स में याद रखेंगे। यहाँ पर रिडॉक्स हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर O रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, और H ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर HO के साथ यानी वो ऐड हो रहा है इसमें। ये दोनों एग्जाम्पल से याद रखना है, हमें समझाना था, आपको हम समझा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑक्सीजन रिमूव करेगा, देख लीजिए ऑक्सीजन रिमूव करेगा रिडक्शन, और ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ऑक्सीडेशन। यहाँ से देखिए सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन क्या किया? यहाँ से ऑक्सीजन क्या किया? रिमूव किया। ऑक्सीजन जैसे देखिए रिमूव हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिडक्शन का पार्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जैसे ऐड हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन का पार्ट हो गया। ये दोनों का एग्जाम्पल है, हमने क्या सिखाया? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इन विच केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीधे के सीधे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और देख लीजिए H2S+, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, H2S+ क्या बनेगा उसको भी याद रखेंगे। H2S ध्यान देके देखिए, आपको दो कंपाउंड दिया गया है, एक H2S+, HCl से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा HCl+S। S को एसिड फॉर्म में रख दीजिए, कभी कभी हम लोग S को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, लेकिन कभी समझ पा जाएगा। अब आप देखिए सबसे बड़ी चीज क्या देखिए, एक जगह पर H का यहाँ पर
इस एलिमेंट से सॉरी इस कंपाउंड से H का जो है ना रिमूव H रिलीज हो रहा है, हट रहा है। तो जैसे H हटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर H ऐड, अब ध्यान देके देखिए, तो जब H ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों क्रियाएं एकदम सेम टाइम में हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट में दो और पार्ट्स बच गए हैं, आप देख लीजिए बढ़िया से। पार्ट्स ये बच गए हैं कि हम लोग किसी इक्वेशन में, ठीक है, किसी केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, हिट देना पड़ता है, ठीक है ना। और कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें हमें हीट रिलीज होकर मिलता है, ठीक है। तो जहां आपको हीट रिलीज होकर मिले, समझिए बढ़िया से, ठीक है, उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सो मतलब होता है हीट बाहर, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमको आफ्टर रिएक्शन अगर हीट प्रोड्यूस होकर मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको हीट देना पड़ेगा, तो जैसे ही हीट आपको देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दो रिएक्शन से आपके काम के बहुत अच्छे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप सिंपल समझिए, ठीक है, आपने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस से क्या मिला, CO2 प्लस आपको हीट मिला। जैसे हम लोग को हीट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपने CaCO3 को पानी में डाल दिया, क्या मिला, COH के होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस आपको हीट मिल रहा है। ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शन के बाद जैसे ही हम लोग को हीट प्रोड्यूस होने मिलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई कोई रिएक्शन ऐसा भी है जिससे हमें हीट चाहिए केमिकल रिएक्शन का, समझ गए ना। जैसे देखिए हीट चाहिए कहाँ कहाँ पे हम लोग को, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को हीट चाहिए CaSO4 इसको जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे CaSO4 प्लस हाफ H2O मिलेगा, एक जिप्सम है। और जो ब्रेक होकर आपको मिल रहा है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों का नाम, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको बाहर से हीट देने की जरूरत पड़े तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलिए। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन में हीट मिल जाए उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलिए, ठीक है। चलिए आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इस तरह से समाप्त हुआ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।